बातचीत की और उन्होंने हमको ये बताया कि ये तो बड़ी आम बात है। ये आप आज की बात क्या कर रहे हैं, ये तो हर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होता है, ये हर न्यूज़ चैनल में रिपोर्ट होता है, ये कोई नई बात नहीं है कि कमीशंस होते हैं और कट प्रैक्टिसेस होते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं। तो इनका अगर कहना है कि हाँ। एक या दो ऐसे करते हैं, तो मैंने तो वैसे भी गिनती नहीं की, मैंने नहीं कहा कि कितने करते हैं। ये दूसरा आरोप उनका देख लेते हैं। दूसरा आरोप जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया लेकिन गया, हमारे सामने जो हमारे रिसर्च में ये आया है कि ये एक आम चीज हो गई है अब। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब हमारे शो चल रहा था उसमें कई डॉक्टर्स हमारे साथ बैठे थे उस दौरान। डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर के तलवार, डॉक्टर गुलाटी, डॉक्टर शर्मा, समित शर्मा जी। तो डॉक्टर तलवार तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं इस वक्त। उनसे मेरा पहला सवाल यह था कि आपने देखा है सुबह से शो पे हम क्या देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या ये हो रहा है? और उनका जवाब था जी हां, हो तो रहा है। अब ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कह रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब हमारा शो आया उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ये आईएमए का। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जो आईएमए जो एसोसिएशन है, ऐसी करीबन 50 एसोसिएशंस हैं डॉक्टरों की। मतलब कह रहे हैं उनमें से हैं। नहीं, उनमें से एक है आईएमए। तो ये सारे डॉक्टर्स ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे, ये आईएमए ऑब्जेक्ट कर रही है, पहले हम ये समझ लें। दूसरा ये बड़ी तादाद है उन डॉक्टर्स की जो आईएमए के साथ है। शायद 1 लाख और 2 लाख के बीच में है। जबकि आई थिंक डॉक्टर्स की संख्या करीब 7 लाख होगी, मुझे ठीक से फिगर नहीं मालूम है। मेन बात पे आ रहा हूं मैं कि डॉक्टर तलवार जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि आपके शो के बाद कई डॉक्टर्स ने कहा है कि आप माफ़ी मांगे या वो खुश नहीं है आपसे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपका शो बड़ा ही अच्छा था और आपने जो दिखाया सही दिखाया है। और मैं आपसे ये कहता हूं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होने के नाते कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मैं, हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ में सुधार आए। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड मुझसे कह रहे हैं। बल्कि ये चिट्ठी पढ़ के तो मुझे इंकरेजमेंट मिलती है कि डॉक्टर के तलवार ने ये जब चिट्ठी लिखी है तो यकीनन उनके दिल में ये भावना जागी है कि हमें कुछ करना है। और उनके ये भी अल्फाज थे कि डॉक्टर्स को ही सफाई करनी है इस प्रोफेशन में, जो खुद अपने प्रोफेशन को, डॉक्टर्स को ही ये अगर बड़ी बात है तो और सुधारना पड़ेगा। ये आपका कहना है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक आ गया, लेकिन आईएमए के आरोप फिर से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं और फिर से सुनते हैं। एक आरोप हमने सुना डॉक्टर राय का, उसके बाद उन्होंने और क्या क्या कहा आमिर खान को और वो क्यों कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, उस पर भी आते हैं। लेकिन दूसरा आरोप, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके साथ अगर जिस डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया था, अगर उसको बुला लिया जाता और उसका वर्सन वहां पे ले लिया जाता तो सत्यता सामने आ जाती। हम प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम किसी तरह से वो बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि अगर किसी के ऊपर आप दोषारोपण देते हो, कोर्ट के अंदर भी अगर कोई केस जाता है तो हमेशा उसको दूसरे पार्टी को बुलाया जाता है। वन साइडेड कभी जजमेंट नहीं दिया जाता, वन साइडेड किसी वक्त आपको वो नहीं कहा जाता कि नहीं साहब वो दोषी है। लेकिन आमिर साहब की अदालत के अंदर उन लोगों ने तो सबके अपने घरेलू आंसू बहा के, जो कहते हैं ना हमारे आर्टिस्ट लोग पैसा लेके आंसू बहाते हैं, इस सत्यमेव जयते के अंदर उन्होंने पैसा लेकर 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए जो भी वो ले रहे हैं, आंसू बहा के जनता की भावनाओं के साथ खेला है, जनता को एक रॉन्ग मैसेज दिया है कि डॉक्टर प्रोफेशन गलत कर रहा है, जिसका हम पूर्ण विरोध कर रहे हैं। 2-3 आरोप लगाए उन्होंने। क्या क्या आरोप लगाए उन्होंने? एक तो जो केस स्टडीज आई उनमें जिन डॉक्टर्स पे आपने पेशेंट्स की तो कहानी बता दी, डॉक्टर का भी कुछ वर्जन होगा, कोई वजह होगी जी। उसकी एक वजह देखिए, हम लोग क्या करते हैं हमारे शो पे, हम उन लोगों के चेहरे नहीं दिखाते और उनका नाम भी नहीं बताते जो भी, क्योंकि हमें कोई अदालत नहीं है, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, हम कोई अदालत नहीं है। हम ऐसे केसेस को एज अ एग्जाम्पल सामने रखते हैं, उदाहरण के तौर पे सामने रखते हैं। आप ये नहीं कहना चाहते कि फला डॉक्टर ऐसा करता है, आप कह रहे हैं कि ऐसा होता है। ऐसा होता है। वो एक डॉक्टर को हम क्यों उसका हम नाम लें या क्यों उसका हम चेहरा दिखाएं, हमारा वो मकसद नहीं है। हम बल्कि शो की शुरुआत में तो मैंने पहले एपिसोड में, आपने अगर हमारा शुरुआत देखा होगा, मैंने ये कहा कि ये समाज में जो कुछ हो रहा है हम सब उसका हिस्सा हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूं। तो कोई विलन है ऐसा नहीं है, हम में से कोई एक कर रहा है और हमको इसका सोल्यूशन निकालना है, इसका उपाय निकालना है, इसमें से हमको बाहर निकलना है। और इसमें से हम बाहर तभी निकलेंगे जब हम सच्चाई से अपने आप को देखेंगे, हमारी स्थिति को हम सच्चाई से देखेंगे। मैं डॉक्टर राय उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि वो खुद जब उनका गुस्सा जब ठंडा हो जाए तो वो शांति से खुद
एक दफ़ा अंदर देखें अपने आप के और अपने प्रोफेशन के, और सोचें कि क्या वाकई मैं जो कह रहा हूं इतना गलत है। क्यों मैं ये बता रहा हूं? क्यों? क्योंकि जब तक हम ये पहले मानेंगे नहीं कि कुछ गलत काम हो रहा है, तब तक हम उसमें सुधार नहीं ला पाएंगे। अगर डॉक्टर मुझसे कहे कि भाई आपको मलेरिया है और मैं मानूं ही नहीं, तो मैं दवा क्या खाक लूंगा? तो लिहाजा सबसे पहले तो हमको ये समझना है, कारपेट के नीचे हमने छुपा दिया कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश बढ़े, आगे बढ़े, सामाजिक तौर पे हम खुशहाली ज्यादा बढ़े, तो यकीनन हमें सच को सामने देखना पड़ेगा। यानी इस मर्ज का इलाज भी अगर कोई है तो वो डॉक्टरों को ही निकालना है। लेकिन फिर सुनते हैं ये कमीशन वाले आरोप पर उनकी क्या नाराजगी है? जी जी दोस्तों, सीएम गुलाटी, अगर डॉक्टर सीएम गुलाटी ने ये कहा कि 30% डॉक्टर्स जो है ना 30% तक कट लेते हैं। उनके पास कहीं आमिर साहब ने ये पूछा कि जरा मुझे 1-2 केसेस का जरा प्रूफ करके बता दीजिए। अगर कोई आदमी मुंह से कह देगा कि फलाना आदमी ऐसा है, कोई उसकी बात को मानता नहीं है, उसका प्रूफ माना जाता है। कहीं उसने बोला? उसके पास क्या डाटा है? वो कहता है कि 1,30,000 रुपया एक फार्मा कंपनी एक डॉक्टर के ऊपर खर्च करती है। हम गुलाटी साहब से पूछना चाहते हैं, आए कृपा करके हमको उसका रिकॉर्ड दें और हम उसको इन्वेस्टिगेट करके हम जो भी दोषी लोग होंगे उनको सजा देंगे, और नहीं तो आपको भी सजा मिलेगी कि आप इस प्रकार से डॉक्टरों की कम्युनिटी को क्यों खराब करने पे, क्यों उनको बदनाम करने पर लगे हुए हैं। दरअसल एक्चुअली पार्लियामेंट ने एक पिछले महीने रिपोर्ट निकाली है जो हेल्थ केयर में जो अलग अलग गलत काम हो रहे हैं उसको लेकर। अगर आप वो तो शायद आपको काफी इन सब चीजों के बारे में और जानकारी मिलेगी। जो ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सारे सवाल के जवाब आपको उसमें मिलेंगे। जो खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी जवाब दिया पार्लियामेंट में। जी हाँ, जी हाँ। या जो स्टेटमेंट आप कह रहे हैं कि सरकार भी वही बात कह रही है जो आप कह रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार भी यही कह रही है, पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट जो है वो भी यही बात कह रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मैं आपको बताऊं उस रिपोर्ट में क्या आया है कि कुछ फार्मा कंपनीज के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो लेटर भेजते हैं कि हाँ ये दवा अच्छी है, सरकार को लेटर भेजते हैं कि ये दवा अच्छी है, इसको आप इस्तेमाल करें, ये दवा अच्छी है, ये हम इसको आप उसको अप्रूवल दे दें। ये तो ऐसे आजाद साहब का बयान भी हम यहाँ देख लेते हैं साथ जो आप बात कर रहे हैं। जी जी। तो आपने बताया कि ये सब बातें खुद सरकार की तरफ से वसूली गई हैं। ये सरकार ने कहा, ये पार्लियामेंट्री एक कमेटी बैठी गई थी रिपोर्ट बनाने के लिए हेल्थ केयर पर, और उस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं। तो ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है और सिर्फ हमारी रिसर्च टीम का कहना नहीं है, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी यही सारी चीजें कही। आजाद साहब की जो बात थी, ये आईएमए के बारे में क्या कहा आजाद साहब ने? आईएमए तो वो संस्था है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसके बारे में आई थिंक लोकसभा में उनसे पूछा भी गया था। तो उन्होंने बताया था कि उनके जो 2010 तक उनके जो जितने आमदनी थी, मैं याददाश्त से बोल रहा हूँ, शायद मुझसे उसका कुछ आधा हिस्सा करीबन गलत तरीकों से आता था, और उसके लिए उन्होंने कार्रवाई भी की आईएमए के खिलाफ। तो ये वही एसोसिएशन है। आईएमए के बारे में मैं आपको एक और चीज कह दूं कि कंज्यूमर कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये पेशेंट्स जो हैं वो कंज्यूमर नहीं होते। 33,000 केस पेंडिंग है, 33,000 केसेस पेंडिंग हैं डॉक्टरों के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में। और आईएमए यही एसोसिएशन जिसने प्रेस की है और जो मुझे इतने सवाल पूछ रहे हैं, इन्होंने हाई कोर्ट में कहा था कि पेशेंट जो होता है वो कंज्यूमर नहीं होता। तो ये सारे केसेस आप हटाइए कंज्यूमर कोर्ट में से। तो ये आप सुन लीजिए, मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये वही एसोसिएशन है जो ये मांग कर रही है। ये पूरी तरह से बात को पहले समझ लीजिए। 33,000 केस पेंडिंग नहीं, पेंडिंग के अलावा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम पेशेंट के साथ कुछ भी कर लें, पेशेंट को उफ कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पेशेंट कंज्यूमर नहीं होता, ये उनका कहना है। और उन्होंने हाईकोर्ट में जब ये कहा, हाईकोर्ट ने उनसे सहमत नहीं थे, हाईकोर्ट ने उनके अपील को खारिज किया। फिर वो अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको ना कर दिया। तो उसी का बैकग्राउंड बता रहा था कि 33,000 केस पेंडिंग है, उसी बैकग्राउंड में ये गए। लेकिन आईएमए के और भी कई सवाल हैं, और भी आरोप हैं। क्या आमिर खान माफी मांगेंगे? पूछेंगे हम आमिर से सीधा सवाल ये भी, लेकिन डॉक्टर राय ने और क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। जेनरिक के बारे में मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आमिर साहब ने बोला कि जेनरिक मेडिसिन की खोली जाए। मैं आप लोगों को अपने इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 22 फरवरी को एक मीटिंग के अंदर हमने ड्रग कंट्रोलर को जाके कहा था कि आपने जो जेनरिक मेडिसिन की बात कही है बहुत अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं,
लेकिन आपने किसी वक्त उस जेनरिक मेडिसिन को कंट्रोल करने की या उसको उसके स्टैंडर्डाइजेशन करने की बात कहीं पर नहीं है। एक सिप्राफ्लॉक्सिन जेनरिक नेम है और मार्केट के अंदर वो दवाई सिप्रोस के नाम से या सिफ्रान के नाम से या दूसरे नाम से बिकती है, लेकिन जब उसको पर लिख दिया जाता है उसकी कॉस्ट सिर्फ 1 रुपया है, लेकिन वो आज भी मरीजों को 8 रुपये के ऊपर बेची जा रही है, जिसका मैं खुद जाकर ड्रग कंट्रोलर को ऑब्जेक्शन उठा के आया हूं। आज से 1.5 साल 2 साल पहले मैंने कहा कि आपने किस प्रकार से MRP 400 टाइम्स 500 टाइम्स तो आपने परमिशन दे रखी है। ये ड्रग कंट्रोलर कहना कि साहब ये हमारे हाथ में नहीं। मैंने कहा इस प्रकार के शब्द हम सुनने के लिए आदि नहीं है। अगर ड्रग कंट्रोलर उसकी मेडिसिन की प्राइस फिक्स नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन आज हम अपनी तरफ से डॉक्टरों की तरफ से हम जेनरिक मेडिसिन लिख के दे देते हैं और वहां पर उसको जेनरिक मेडिसिन मिलती क्या है, उसकी एफिकेसी के बारे में पता नहीं है। उसकी एफिकेसी उसको इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, हम उसके ऊपर हमेशा बार बार कहते हैं कि उसको आप करिए, मरीजों को दीजिए। आज भी हमारे डॉक्टर्स कम से कम 30 to 40% प्रैक्टिस उनकी ऑब्लिगेटरी फ्री की कंसल्टेशंस हैं। क्या कोई और प्रोफेशन इस वक्त है जो अपनी रोजी रोटी के साथ इस प्रकार से करता हो, आपके मुफ्त की दवाइयाँ बांटता हो? अगर दूसरे कुछ लोग हैं तो कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो आज भी निस्वार्थ सेवा अपने समाज की करते आ रहे हैं। जी क्या कहना था इनका, मैं समझा नहीं। जेनरिक में तो इन्होंने ये कहा कि हम खुद सरकार से कह रहे हैं ड्रग कंट्रोलर करे, दवाइयों के दामों पे कंट्रोल करे। अच्छी बात है, कम हो प्राइसेस, मैं भी चाहता हूँ, हम सब ये चाहते हैं। लेकिन आपने कहा कि मैं आपको एक बहुत सिंपल बात कहता हूँ। जब मेडिकल स्टूडेंट्स MBBS पढ़ते हैं, मेडिकल स्टडीज करते हैं, तब वो जब उनको पूछा जाता है कि इस मर्ज का क्या इलाज है, आप दवा लिख के दीजिए, तो वो जब आंसर शीट में जब जवाब लिखते हैं तो वो केमिकल नाम लिखते हैं या सॉल्ट नेम लिखते हैं, जेनरिक नाम लिखते हैं दवाई का। उस पे उनको मार्कशीट पे येस और नो, उनका जो आंसर अगर सही है तो उनको मार्क्स मिलते हैं। जब वही स्टूडेंट जब डॉक्टर बन जाता है तो वो अपने पर्ची पे वही जो तकलीफ है पेशेंट को, उसके लिए दवा का नाम लिखता है, लेकिन इस दफा वो ब्रांड नेम लिखता है। क्यों? आप जेनरिक नेम लिखें, सॉल्ट का नाम लिखें, मुझे दे दें। ये दर्शकों को समझाने की बात करूं, मैं पूरी बात करूं कि वो अपना सॉल्ट नाम लिखते हैं, जेनरिक नाम लिखते हैं, केमिकल नाम लिखते हैं। मैं खुद तय कर लूंगा कि किस कंपनी की दवा मुझे लेनी है, ग्लैक्सो की लेनी है, रैनबैक्सी की लेनी है, किसकी लेनी है, वो मैं तय कर लूंगा। आप प्लीज जेनरिक नाम लिख के दें। कितने डॉक्टर हैं जो जेनरिक नाम लिख के देते हैं, मुझे बताइए। ये आप सोचिए जी, खुद सोचिए, आपने इतने सालों से दवा ली होगी। मैं सिर्फ दर्शकों को ये साफ करना चाह रहा हूं कि ये सॉल्ट और ब्रांड का फर्क क्या है कि जो आमिर बता रहे हैं कि हर दवा एक क्या कॉम्पोजिशन होता है, जिन चीजों से वो बनती है, जिस सॉल्ट से वो बनती है, जिस केमिकल से वो बनती है, उसका एक केमिकल नेम होता है और फिर वो दवा ब्रांड नेम से कंपनियों अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। डॉक्टर आपको कंपनी का ब्रांड नेम लिख के देते हैं कि भाई ये वाली दवा ले आना, बजाय उस केमिकल का नाम लिखने से जिससे वो आप किसी भी कंपनी की दवा ले लें। बिल्कुल। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आसानी के लिए अब अगर वो जेनरिक नाम लिख भी देंगे तो केमिस्ट के यहां तो मिलेगा भी नहीं वो। नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? आप जेनरिक नाम से आप बोले कहां मिल रहा है? आपने खुद ही बताया कि कई राज्य सरकारों में तो लागू ही नहीं है। ये अलग बात है कि जेनरिक मेडिसिन की दुकानें कम है, हर राज्य में है, कम है, राजस्थान में बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि हर राज्य की सरकार जेनरिक मेडिसिन की दुकानें खोलें और ये जेनरिक मेडिसिन आम आदमी को मिलें, ताकि गरीब से गरीब आदमी सस्ते से सस्ते दाम में दवाएं खरीद सके। मैं आपको दोबारा उदाहरण दूंगा जो हमने शो पे बताया था कि एक दवा जो 120-25 रुपए की है वो 2 रुपए में मिलती है। 10 की पत्ती 125 में, 10 की पत्ती 2 रुपए में। अब आप देखिए कितना फर्क है। 10 की पत्ती 30 या 40 रुपए में, 10 की पत्ती 1 रुपए कुछ पैसे में। कितना ज्यादा फर्क है। गरीब और 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 40-50 गुना तक फर्क आता है। और हम चाहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, उपलब्ध हों। पर इसमें डॉक्टरों की गलती आप कह रहे हैं सिर्फ ये है कि वो कंपनियों के ब्रांड रेकमेंड कर रहे हैं। ये हमको डॉक्टरों ने बताया, ये डॉक्टर गुलाटी ने हमें बताया, ये हमने मनगढ़ंत कहानी नहीं बताई है, ये डॉक्टर गुलाटी ने हमें बताया। डॉक्टर राय ने जो मुख्य बात जो बार बार जो हर जगह छप रही है, सुर्खियों में आ रही है कि माफी मांगे आमिर खान, वो भी सुन लेते हैं। ऐसे सारे मुद्दे हैं दोस्तों जो मैं एक एक मुद्दे के ऊपर मैं हर चीज प्रूफ दिखाने को तैयार हूं। मेरे पास अभी आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ये कर्नाटक मेडिकल काउंसिल का पंकज राय का पूरा केस है। ये पूरा केस है उसका, एक एक तारीख के हिसाब से
किस प्रकार उसने झूठ बोल के गुमराह किया और किस प्रकार से आमिर ने उसको सत्यता माना और किस प्रकार आमिर ने पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को बदनाम किया। मेरी एक गुजारिश है आपके मीडिया के थ्रू कि आमिर खान